हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो हम अध्ययन करेंगे। आज हम एक नए सब्जेक्ट का आगाज करेंगे, ठीक है। और इतने बेहतरीन ढंग से इस सब्जेक्ट का हम आगाज करेंगे, यानी एक प्रकार से बोले तो शुरुआत करेंगे, ठीक है। और इस सब्जेक्ट को हम इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे कि अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न बनता है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी हम पूरे इस सब्जेक्ट के संदर्भ में ही बात करें, तो यार कहीं से भी अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न बनता है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो वो हमारा जाना नहीं चाहिए। फिलहाल में हम प्रश्नों की बात बाद में करेंगे। बाकी आज जो हम अध्ययन करेंगे ये हमारी पहली क्लास होगी, जो कि हमारी होगी मेडिवल हिस्ट्री की, ठीक है। तो आज जो हम अध्ययन करेंगे या अपनी एक प्रकार से बोले श्रृंखला का आगाज करने वाले हैं अपने इस पूरे के पूरे जर्नी में, वो करेंगे हम मेडिवल हिस्ट्री अर्थात मध्यकालीन भारत के इतिहास पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं वो चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो हमारी, तो उन सभी क्लासों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को भी देख लीजिएगा। अगर आनंद आता है तो इसके बाद में कंटिन्यू कीजिएगा, अन्यथा फिर कोई दूसरा चैनल का माध्यम लीजिएगा जिससे कि आपकी तैयारी एक बेहतर मुकाम तक पहुंच सके, ठीक है। बाकी हम जो बात करेंगे वो तो अपने लेवल की बात हम करेंगे ही करेंगे। तो आज जो हम एक प्रकार से बोले स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया सब्जेक्ट, वो होगा हमारा मेडिवल हिस्ट्री अर्थात मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। प्लेलिस्ट भी बनाई गई है तो वहां से भी जाकर के देख लीजिएगा। फिलहाल में आज हम केवल और केवल इस क्लास के माध्यम से ये देखने वाले हैं कि इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत या इस पूरे के पूरे मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत हमने क्या अध्ययन करना है और किस प्रकार से अध्ययन करना है, जिससे कि हमारी जो भी सारी मतलब एक प्रकार से बोले एग्जाम का जो भी पैटर्न होगा या एग्जाम की जो भी हमारी डिमांड होगी उसी के दृष्टिकोण से हम अपने इस पूरे के पूरे विषय को लेकर के चलेंगे, ठीक है। और कंप्लीट जहां तक होगा कंप्लीट भी यार जो भी सारा सिस्टम है लक्ष्य कोचिंग पे है, यानी लक्ष्य कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे है, तो यहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट क्या होंगे वो कंप्लीट ही मिलेंगे। किसी भी प्रकार का कोई सब्जेक्ट अधूरा नहीं रह जाएगा। बाकी बात करते हैं, आनंद लीजिएगा आज इस पहली क्लास का। फिलहाल में आनंद क्या लेंगे देख लीजिएगा, थोड़ा सा एक माइंडसेट बनेगा हमारा कि इस पूरे के पूरे मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत हमने क्या अध्ययन करना है, कितने चैप्टर्स हैं हमारे और किन किन बातों को लेकर के हम इस पूरे मेडिवल हिस्ट्री में अपनी बातों को आपके समक्ष हम रखने वाले हैं, ठीक है। तो नजर डालते हैं और आनंद लीजिएगा इस पूरे के पूरे क्लास का। मेडिवल हिस्ट्री की पहली क्लास होगी हमारी, जो कि हम एक बेहतरीन अंदाज में स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स इसके माध्यम से संकलित किया गया मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत में। फिलहाल में एक बात मैं यहाँ पे ये भी बोल लेना चाहूंगा, अगर कोई भी विद्यार्थी है हमारा या कोई भी मेरा भाई है, अगर हिस्ट्री का अध्ययन करना तो मैं जिस प्रकार से मतलब मेरा मानना है, बाकी चॉइस अपनी अपनी है यार, हिस्ट्री का अध्ययन करना तो पहले एंशिएंट पढ़ना, उसके बाद मेडिवल पढ़ना, उसके बाद मॉडर्न पढ़ना। ऐसा क्यों? ऐसा इस कारणवश क्योंकि यार हमारी पूरी की पूरी एक प्रकार से कहानी तैयार हो जाती है कि प्राचीन समय में क्या था, मध्य में आकर के क्या होता है और आधुनिक भारत में आकर के क्या होता है, ठीक है। फिलहाल में हिस्ट्री हमारी एक ही है, हिस्ट्री हमारी तीन नहीं है।
जो हम लोग पढ़ते हैं एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, ये हमारी हिस्ट्री को या एक प्रकार से बोले जो भी हमारे इतिहासकार थे जिन्होंने इतिहास को बाकायदा अपने अंदाज में लिखा और दुनिया के समक्ष उन सारी चीजों को पेश किया जो कि भारत के अंतर्गत में ये सारी की सारी घटनाएं हमारी घटित हो चुकी हैं। और कोई भी हमारी चीज या कोई भी हमारी जो घटना है वो इतिहास में तभी उसका वर्णन किया जाता है जबकि वो घटना हमारी एकदम प्रूफ के साथ में नहीं मिल जाती है। इतिहास में वो सारी चीजें या उन तमाम सारी चीजों का जिक्र तभी किया जाता है जबकि वो सारी की सारी चीजें ऐतिहासिक यानी वास्तविक रूप में घटित होती हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री हमारी बेसिकली एक ही है। हमारे इतिहासकारों ने अध्ययन के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों को सहजता महसूस हो यानी किसी भी प्रकार की कोई दुविधा उत्पन्न ना हो, इस कारणवश इतिहासकारों ने एक दिमाग लगाया कि जो भी विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन करें उनके दिमाग में तनिक भी प्रकार की दुविधा उत्पन्न ना हो। इस कारणवश हम इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। एक खंड हो गया हमारा प्राचीन इतिहास जिसमें हम उन तमाम सारी चीजों का जिक्र करते हैं जिसमें कि पुरानी चीजें हमारी होती हैं यानी आदि मानव से लेकर के यानी व्यक्ति का इस पृथ्वी पे जब जन्म होता है वहां से लेकर के जो भी सारे हमारे राजा महाराजा प्राचीन समय के वहां तक का वर्णन हमारे कहां पे प्राचीन में मिलता है। इसके पश्चात में हमारे आते हैं एक प्रकार से बोले राजा महाराजा को छोड़ करके कुछ हमारे विदेशी आक्रमण होता है। यहां से हमारा स्टार्ट होता है मेडिवल हिस्ट्री यानी पहला जो है मुस्लिमों का आक्रमण भारत देश में कब होता है, कैसे होता है और कहां तक होता है, ये यहां से स्टार्ट होती है मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, जहां से प्राचीन इतिहास समाप्त होता है जस्ट उसी के बाद से हमारी जो घटना आगे भारत देश के अंतर्गत घटित होती है उसी को हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और मेडिवल हिस्ट्री जहां से समाप्त होती है अर्थात मुगलिया सल्तनत जहां से हमारी समाप्त होती है, मुगलिया सल्तनत के पश्चात में जो भी हमारे अंग्रेजों का आगमन होता है, मुगल हमारे जब भारत में समाप्त हो जाते हैं उन्हीं के पश्चात में अंग्रेजी हुकूमत इंडिया पे क्या करती है, शासन करने के लिए आती है। वहीं से हमारी क्या स्टार्ट होती है, मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के नाम से जानते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो इतिहास की कहानी है इंडिया के अंतर्गत में, ये इतिहास पूरा एक ही है। केवल और केवल इतिहासकारों ने इस कारणवश इसको अलग अलग भागों में, अलग अलग कालखंडों में, अलग अलग किताबों के अंतर्गत इसी कारणवश बांट दिया कि विद्यार्थी जो भी अध्ययन करेगा उसके माइंड में तनिक भी किसी भी प्रकार का कोई बर्डन ना रह जाए, किसी भी प्रकार का कोई बोझ महसूस ना करे, यानी विद्यार्थी हमारा किसी भी प्रकार का कोई तनाव महसूस ना करे। इस कारणवश हम इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। जो भी पुरानी चीजों का अध्ययन करेंगे वो प्राचीन के अंतर्गत करेंगे। उसके पश्चात में कुछ हमारी बीच की चीजें हैं जिसमें हमारे मुस्लिमों का आक्रमण होता है और ये इतिहास हमारा चलता है मुगलिया सल्तनत तक, यानी जिसको हम लोग, जिसमें अकबर वगैरह, हुमायूं वगैरह आते हैं। इनके पश्चात में अंग्रेजी हुकूमत आती है यानी अंग्रेज शासन करते हैं। तो यहां से हमारी स्टार्ट हो जाती है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री आज वर्तमान तक की स्थिति में हमारी चल रही है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में यार इतिहास क्या है ये अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि आज अगर वर्तमान की स्थिति की बात करें तो आज का इतिहास भी लिखा जा रहा होगा। आज तारीख कितनी है, 19 मई की तारीख है यार। ठीक है, 19 मई की तारीख में जो भी हमारी घटनाएं घटित हो रही हैं, आज वर्तमान की स्थिति में भी इतिहास हमारा लिखा जा रहा होगा। होगा नहीं, लिखा जा रहा है। ठीक है, जिसको आने वाले 100 साल 200 सालों बाद में इसके भी नाम की एक हमारी किताब छापी जाएगी या एक हमारी पुस्तक छपेगी।
इसको भी हम एक नया नाम देंगे कि किसकी सरकार में कब कौन सा कार्य हमारा हुआ है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमारा और आपका ब्यौरा नहीं होगा। हम और आप केवल और केवल समाज के एक अंग के तौर पे जाने जाएंगे। उस इतिहास के अंतर्गत में ब्यौरा दिया जाएगा। तो जो आज वर्तमान की स्थिति में हमारे शासन कर रहे लोग हैं, यानी जैसे मोदी जी, इनका जिक्र किया जाएगा। इनके पश्चात में जो भी हमारे प्रधानमंत्री आएंगे उनका जिक्र किया जाएगा। इनके पहले जो प्रधानमंत्री हो चुके होंगे उनका जिक्र किया जाएगा कि इनके शासन काल में कौन कौन सी घटनाएं हमारी भारत देश के अंतर्गत घटित हुई, इन्होंने अपने शासन काल में कौन कौन से कार्य करवाए, जिससे कि भारत की जो भी स्थिति है वो कैसी होती है, ठीक है। तो इतिहास में भी अपनी एक रुचि बना करके चलिएगा। इतिहास को बोरिंग महसूस मत कीजिएगा। अगर जानने के उद्देश्य से पढ़ेंगे तो यार मेरी गारंटी है कि इतिहास में तनिक भी किसी भी प्रकार की ना ही कोई दुविधा उत्पन्न होगी और ना ही किसी प्रकार की कोई बोरियत महसूस होगी। केवल और केवल दुविधा उत्पन्न होगी तो वो होगी तारीखों में। तारीख याद करना ये आप अपने में डिसाइड करोगे कि आप उन तारीखों को कैसे याद करते हो। क्यों? क्योंकि यार इतिहास में अगर तारीख बदलती है तो पूरी की पूरी घटना बदल जाती है, ठीक है। तो तारीख याद करना हमारे लिए बेहद और बेहद आवश्यक है, जो कि इतिहास में एक प्रकार से बोले सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है तारीखें, ठीक है। तो ज्यादा बोर ना करते हुए क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं और एक प्रकार से फिर बोलूंगा कि अपनी स्वयं की बौद्धिक क्षमता विकसित कीजिएगा। किसी की रटी रटाई बातों पे मत चलिएगा, ठीक है, जिससे कि हमारा मेंस में अपना स्वयं का उत्तर लेखन करने में सहजता महसूस होगी। देखते हैं और स्टार्ट करते हैं इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास में जो भी सारा सिस्टम है, जो भी सारे चैप्टर्स आते हैं, उनका जिक्र आज हम इस क्लास में करते हैं। सर्वप्रथम जो मैं बात करूंगा वो यहाँ पे ये बात करेंगे कि जो भी हमारे मध्यकालीन इतिहास है वो शुरू कहां से होता है। इससे पहले मैंने बात की राजा महाराजाओं की, जो बात होगी जो खुदाई से हमारे सामान मिलते हैं या जिनको ढूंढ ढांड करके किसी भी प्रकार से लाया गया प्राचीन इतिहास में, उसके पश्चात में जो भी घटना हमारी घटी, एक प्रकार से बोले राजा महाराजा का वो भी सिस्टम था। लेकिन मध्यकालीन इतिहास में ज्यादातर जो शासन करते हैं वो हमारे शासन करते हैं एक प्रकार से इस्लामिक हो गया, इस्लामिक सत्ता आती है। इस्लामिक सत्ता के पश्चात में राजपूत वंश आते हैं। राजपूत वंशों के पश्चात में हमारे सल्तनत काल आता है एंड सल्तनत काल के पश्चात में हमारी आती है मुगलिया सल्तनत, जो कि मध्यकालीन इतिहास का बेहद और बेहद आवश्यक और एक प्रकार से बोले मध्यकालीन इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण जो हमने अध्ययन करना है वो मुगलिया सल्तनत का ही करना है, ठीक है। तो जो हमारा ये मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है इस्लामिक आक्रमण से। यानी एक प्रकार से हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि जिस समय प्राचीन इतिहास हमारा समाप्त हो रहा होता है, यानी एक प्रकार से प्राचीन जो घटनाएं हैं हमारी वो समाप्त हो रही होती हैं। प्राचीन इतिहास में एक प्रकार से बोले अंतिम शासक हमारा जो सबसे बड़ा शासक था, जिसका साम्राज्य पूरे भारत के अंतर्गत विस्तृत था, वो था हमारा हर्षवर्धन। एंशिएंट हिस्ट्री की भी मैंने क्लास ली है, तो वहां से आप उस क्लास को भी अटेंड कर लीजिएगा। उसके पश्चात आकर के मेडिवल हिस्ट्री में एंट्री कीजिएगा, ठीक है। तो हर्षवर्धन का काल हमारे जिस समय चल रहा होता है, हर्षवर्धन के काल की जैसे ही समाप्ति होती है, यानी एक प्रकार से बोले तो 800 से लेकर के 1200 ये हमारा राजपूत वंश आता है और इसी समय में हमारे हर्षवर्धन काल का क्या होता है, अंत हो जाता है, ठीक है। तो इसी संदर्भ में जिस समय हर्षवर्धन का अंत होता है, इनके साम्राज्य का अंत होता है, तो इस समय हमारे दो परिस्थितियां बनती हैं। एक तरफ हमारा एक प्रकार से बोले तो अरबों का आक्रमण होता है
अरबों में हम लोग बोले तो पहली बार भारत के अंतर्गत में इस्लामिक आक्रमण होता है या मुस्लिमों का जो आक्रमण होता है सर्वप्रथम, वो हमारा होता है यही अरबों के आक्रमण के नाम से जानते हैं, और जो कि हर्षवर्धन के पश्चात में होता है। और इसी समय एक तरफ भारत में हमारा ये इस्लामिक आक्रमण चल रहा होता है, उसी समय दूसरी तरफ हमारे एक प्रकार से बोले जिस समय ये हमारे हर्षवर्धन समाप्त होते हैं, इनका बड़ा सा साम्राज्य समाप्त होता है, तो उस समय उसके पश्चात में कोई बड़ा राजा भारत के अंतर्गत नहीं होता, जिससे कि कुछ छोटे छोटे राज्यों में कुछ छोटे छोटे हमारे राजा उभर करके आते हैं। उन्हीं राजाओं में या उन्हीं शासकों के अंतर्गत में एक हमारा नया वंश उभर करके आता है, जिसको हम लोग राजपूत वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों परिस्थितियां एक समय की हैं, यानी राजपूत वंश भी एक तरफ चलता है और एक तरफ हमारा अरबों का आक्रमण भी चलता है। तो अपनी जो मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। तो जो हमने अध्ययन करना है, पहली बात तो हम किसका अध्ययन करेंगे आज से, मध्यकालीन भारत की बात करेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास की बात करेंगे। और इसमें हम लोग जो सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे अरबों के आक्रमण की, अरबों के आक्रमण की बात करेंगे। यानी हमको शुरुआत में किस प्रकार से हमारे एक प्रकार से बोले इस्लामिक सत्ता किस प्रकार से स्थापित होती है, या मुसलमानों की मुस्लिमों की जो सत्ता भारत में स्थापित होती है वो किस प्रकार से होती है, कौन कौन से शासक आते हैं, उन सभी शासकों का जिक्र हम किसमें करेंगे, 3 चैप्टर्स के माध्यम से करेंगे, जो कि शुरुआत में हमको पढ़ने हैं। पहला अरबों का आक्रमण, दूसरा मोहम्मद गौरी और तीसरा महमूद गजनवी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या होता है, अरबों का आक्रमण, एंड इसी में हमको पढ़ना है महमूद गजनवी का अध्ययन करेंगे, एंड इसी के पश्चात में तीसरा आता है मोहम्मद गौरी का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे सर्वप्रथम इस्लामिक सत्ता होती है जो कि भारत के अंतर्गत में प्रवेश करती है। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि सर्वप्रथम जो हमारा मुस्लिमों का आक्रमण होता है या इस्लामिक जो भी प्रवेश होता है अरबों का, वो हमारा सफल नहीं हो पाता है पहली बार में। ये जाकर के आगे जो इनकी सत्ता स्थापित होती है या एक प्रकार से इंडिया के अंतर्गत में जो भी हमारा अरबों का आक्रमण या इस्लामिक जो प्रवेश है ये सफल कब होता है, तो ये महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी इनके समय में जाकर के ये सफल होता है। ठीक है, इसके पहले हमारा बहुत सारे ऐसे शासक हैं, जैसे जो भी हमारा सर्वप्रथम अरबों के आक्रमणों में था, यानी सबसे पहले जो हमारा अरब आता है या इस्लामिक प्रवेश करने के संदर्भ में आता है वो मोहम्मद बिन कासिम आता है। तो डिटेल में देखेंगे तो सारी चीजों का जिक्र करेंगे। ठीक है, फिलहाल में यहाँ पे केवल और केवल चैप्टर्स का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से हमने कौन कौन से चैप्टर्स का अध्ययन मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत करना है। ठीक है, तो इसमें अरबों का आक्रमण, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इन 3 चैप्टर्स के माध्यम से हम ये देखेंगे कि भारत के अंतर्गत में सर्वप्रथम मुस्लिमों का आक्रमण और मुस्लिमों का प्रवेश कैसे होता है और कब होता है, इनकी सत्ता स्थापित होती है तो कैसे होती है और किस क्रम में होती है और कब तक ये भारत पे अपनी सत्ता को स्थापित किए होते हैं। ठीक है, इसके पश्चात में इसी समय एक तरफ ये सारा माहौल गर्म हो रहा होता है, दूसरी तरफ राजपूतों का भी दौर चल रहा होता है। और बेसिकली राजपूतों का जो समय है वो 800 से लेकर के 1200 ईस्वी के मध्य में जो भी हमारे वंश देखने के लिए मिल जाते हैं वो हमारे राजपूत वंश देखने के लिए मिलते हैं। और ये राजपूत वंश ये भारत के कई छोटे छोटे राज्यों में छोटे छोटे राजे हमारे होते हैं, क्योंकि उस समय हमारा कोई भी बड़ा राजा नहीं बचा था, वो जो था
वो समाप्त हो चुका था, हर्षवर्धन। ठीक है, तो ये उसी समय की परिस्थिति है हमारी। तो इसमें हमको जो अध्ययन करना है वो हमको अध्ययन करना है राजपूत वंश का। किसका? राजपूत वंश। इसके अंतर्गत भी कई सारे वंश आते हैं जिसको हमने पढ़ना है, जैसे परमार वंश। परमार वंश इन्हीं राजपूतों में, चौहान वंश, चौहान वंश, एंड इसी के अंतर्गत में प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश के नाम से जानते हैं। एंड इसी में प्रतिहार के बाद में आता है सोलंकी वंश, सोलंकी वंश के नाम से जानते हैं। एंड सोलंकी के पश्चात में जो हम अध्ययन करेंगे वो चंदेल वंश का अध्ययन करेंगे। इटे सेक्ट्रा भी डाल देते हैं, एक दो छोटे छोटे राजा और होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो राजपूत में हमको अध्ययन करना है वो राजपूतों के संदर्भ में अध्ययन करना है परमार वंश का, चौहान वंश का, प्रतिहार वंश का, सोलंकी वंश का एंड चंदेल वंश का। ठीक है, ये दोनों की दोनों जो परिस्थितियां हैं ये सेम टाइम पे हमारी होती हैं। एक तरफ ये होता है एंड दूसरी तरफ ये होता है। एंड इसी के पश्चात में जैसे ही हमारा राजपूत वंश समाप्त होता है 1200 ईस्वी में, इसके पश्चात में पूरे भारत के अंतर्गत में हमारा एक प्रकार से बोले या उत्तर भारत में, बेसिकली उत्तर भारत में ही हम बोल सकते हैं, हमारा पूर्ण रूप से मुस्लिमों की सत्ता आती है। यानी अभी तक भारत के अंतर्गत में पूर्ण रूप से मुस्लिमों की सत्ता नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमारा ये राजपूत वंश समाप्त होता है 1200 ईस्वी में, तो इसके पश्चात में पूर्णतः हमारे उत्तर भारत में मुस्लिमों की सत्ता स्थापित होती है। यानी मुसलमानियों की सल्तनत या सत्ता हमारी स्थापित होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं या सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी दिल्ली पर हमारे किसकी सत्ता स्थापित होती है? सल्तनत काल के नाम से जानते हैं, सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। और इनकी जो एक प्रकार से बोले 1200 ईस्वी में समाप्त होता है राजपूत वंश। 1200 के पश्चात में कुछ वर्ष हमारा यहाँ पे इधर उधर का माहौल चलता है। फाइनली 1206 में हमारी सल्तनत काल स्टार्ट होता है और 1206 से लेकर के 1526 इसके मध्य में पूर्ण रूप से भारत के अंतर्गत में हमारा उत्तर भारत में हमारा सल्तनत काल चलता है। और इसी समय में सल्तनत काल एक प्रकार से समाप्त हो रहा होता है और उसके पश्चात में मुगलिया सल्तनत हमारी स्टार्ट होने वाली होती है। इन्हीं दोनों के मध्य में दक्षिण भारत में भी कुछ हमारे साम्राज्य देखने के लिए मिल जाते हैं। वो हमारे उतने बड़े साम्राज्य नहीं होते, लेकिन फिर भी मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में उनका जिक्र एक बेहतरीन अंदाज में इतिहासकारों ने उनका वर्णन किया है। ठीक है, तो अभी मैंने बोला हम इस क्लास के माध्यम से केवल और केवल पूरी बुक का ब्यौरा ले रहे हैं कि पूरी की पूरी किताब के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है, पूरे के पूरे मध्यकालीन भारत के अंतर्गत में हमको कौन कौन से चैप्टर्स का अध्ययन करना है। ठीक है, तो एक प्रकार से हमारा माइंडसेट तैयार हो जाएगा कि पूरी की पूरी बुक में दिया क्या गया है। ठीक है, तो इस सल्तनत काल में हम लोगों ने जो अध्ययन करना है, सबसे पहले 1206 से 1526 के बीच में ये घटना हमारी होती है इंडिया के अंतर्गत में। ठीक है, और इस सल्तनत काल में अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम हमारा आता है गुलाम वंश। क्या आता है? गुलाम वंश की बात करेंगे। एंड गुलाम वंश के पश्चात में आता है खिलजी वंश, खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। खिलजी वंश के पश्चात में आता है तुगलक वंश, तुगलक वंश के नाम से जानते हैं। एंड तुगलक वंश के पश्चात में आता है सैयद वंश, सैयद वंश के पश्चात में लास्ट जो हमने अध्ययन करना है वो अध्ययन करना है लोधी वंश का। ठीक है,
ये 5 वंश हमारे ऐसे आते हैं जो कि दिल्ली सल्तनत पर हमारे शासन करते हैं या अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं 1206 से लेकर के 1526 के मध्य में। ठीक है, तो इनका भी जिक्र हम करेंगे। फिलहाल में जो भी हमारा रजिया सुल्तान वगैरह आती हैं वो सारी की सारी बातों का जिक्र मैं करूंगा और इतने बेहतरीन ढंग से करूंगा कि अगर आपने मेरी क्लास को अटेंड किया तो किसी भी प्रकार की कोई दुविधा उत्पन्न ना होने दूंगा और किसी भी प्रकार की किसी अन्य अध्यापक की या किसी अन्य टीचर की आवश्यकता नहीं होगी। केवल और केवल एक बार क्लास को देखना है और क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाना है। बात करते हैं इस सल्तनत काल में इस पूरे के पूरे 5 वंशों का हमने अध्ययन करना है। क्या करना है? 5 वंशों का अध्ययन करना है। ये हमारी बात हुई सल्तनत काल की और जिस समय ये हमारा सल्तनत काल है ये अपनी समाप्ति पे होता है और फाइनली सल्तनत काल के पश्चात में मुख्य रूप से जो हमको उत्तर भारत में ही अध्ययन करना है वो अध्ययन करना है मुगल वंश का। किसका अध्ययन करना है? मुगल वंश का अध्ययन करना है जो कि बेसिकली बड़े बड़े साम्राज्य थे हमारे और काफी सालों तक इनका शासन होता है। लेकिन इस मुगल वंश को समझने से पहले मैं एक जिक्र यहाँ पे और करूंगा कि यहाँ पे जो सल्तनत काल है ये उत्तर भारत की स्थिति को दर्शाता है। फिलहाल में जब ये हमारा सल्तनत काल समाप्त हो रहा होता है और मुगल वंश हमारा स्टार्ट हो रहा होता है, इसी के बीच में दक्षिण भारत में एक साम्राज्य उभर करके आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते हैं। विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते हैं। विजयनगर साम्राज्य आता है एंड इसी में एक और आता है जिसको हम लोग बहमनी साम्राज्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनका जिक्र हम फिलहाल में करते जाएंगे, सारी चीजें सेट होती चली जाएंगी। इसमें यार विजयनगर साम्राज्य में जो हमको अध्ययन करना है इन दोनों के मध्य में, वो हमको अध्ययन करना है सूफी आंदोलन का। सूफी आंदोलन एवं इसी में हमने अध्ययन करना है भक्ति आंदोलन का। भक्ति आंदोलन का अध्ययन करना है। अब ये जो हमारा सूफी आंदोलन है और भक्ति आंदोलन है, इसमें यार हम लोगों ने फिलहाल में अगर हिंदी साहित्य का अध्ययन किया होगा तो फिर बड़े ही बेहतरीन तरीके से आप इसको समझ चुके होंगे। 9th 10th 11th एंड 12th अगर इन 4 क्लासों की हिंदी साहित्य की किताब का अध्ययन किया होगा तो बेसिकली इन सारे आंदोलनों से क्या होगे? रूबरू होगे। क्या होगा कि सूफी आंदोलन जो है उस समय इंडिया के अंतर्गत में या दक्षिण भारत में जो भी हमारे साम्राज्य थे, अब वो चाहे बहमनी साम्राज्य रहा हो या वो हमारा एक प्रकार से बोले विजयनगर साम्राज्य रहा हो, तो इन साम्राज्य के अंतर्गत में समाज में जो लोग थे उन समाज में जो भी हमारी कुरीतियां फैली थी या जो भी हमारी परंपराएं थी वो एक प्रकार से ढांढस वाली थी। ठीक है, तो उन्हीं कुरीतियों को दूर करने के संदर्भ में अगर हिंदू धर्म के कुरीतियों को दूर किया जा रहा था तो वो भक्ति आंदोलन के अंतर्गत आता है। यानी भक्ति आंदोलन के माध्यम से हिंदू धर्म में होने वाली जो भी हमारी पारंपरिक कर्म कांड थे या जो भी हमारी ढांढस वाली चीजें थी वो हम भक्ति आंदोलन के नाम से उसका अध्ययन करेंगे। और मुस्लिमों के अंतर्गत में या मुस्लिम समाज के अंतर्गत में जो भी हमारी समाज में कुरीतियां उत्पन्न हुई थी उस समय उन्हीं कुरीतियों को दूर करने के लिए एक हमारा आंदोलन चलाया गया जिसको हम लोग सूफी आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और फिलहाल में हमको इसमें अध्ययन करना है वही एक प्रकार से बोले तो हम लोग अध्ययन करेंगे एक प्रकार से कबीर दास वगैरह का, या और जो हम अध्ययन करेंगे गुरु नानक देव हमारे आ जाते हैं। एंड इसी में और अगर बात करें तो एक नाम और सुना होगा चैतन्य महाप्रभु का। ठीक है,
तो इन सभी का जिक्र हम करेंगे, जो कि ये लोग ऐसे थे जो कि अपने विचारों से या अपने भावों से या अपने द्वारा जो भी लिखित ग्रंथ हैं उनके माध्यम से समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करते थे। तो ये हमारी सारी की सारी चर्चा जो हम करेंगे वो सूफी और भक्ति आंदोलन के अंतर्गत करेंगे, जो कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ये सारी की सारी घटनाएं हमको देखने के लिए मिल जाती हैं। ये विजयनगर साम्राज्य पूर्णतः हमारा दक्षिण भारत में देखने के लिए मिल जाता है। और इसका उदय कब होता है? तो ये जब हमारा सल्तनत काल समाप्त होता है और मुगल वंश हमारा स्टार्ट होने वाला होता है, तो इसी के मध्य में हमारा एक प्रकार से बोले दक्षिण भारत में ये पूरा का पूरा साम्राज्य हमारा विकसित होता है। ठीक है, इसके पश्चात में अब बात करते हैं मुगल वंश की। यानी मुगल वंश जो स्टार्ट होता है ये पूरे के पूरे मध्यकालीन भारत के इतिहास का बेहद और बेहद आवश्यक क्या होती है? घटना होती है। यानी इस समय हमारे इंडिया के अंतर्गत में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना का ब्यौरा दिया गया इतिहास में और सबसे ज्यादा जो जिक्र किया गया इतिहासकारों के द्वारा इस पूरे के पूरे मध्यकालीन भारत के इतिहास में, वो हमारा जिक्र किया गया मुगल वंश का। यानी मुगलिया सल्तनत हमारी काफी ज्यादा फेमस रही एक समय में इंडिया के अंतर्गत में। तो एक प्रकार से मुगल वंश को अगर समझना भी है तो एक हमारा इसे में एक प्रकार से बोले, पूरी बात तो नहीं करेंगे लेकिन फिर भी अगर उस मूवी को देखते हैं तो मुगलिया सल्तनत के संदर्भ में सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाती हैं। एक हमारी मूवी बनी जोधा अकबर नाम से, ऋतिक रोशन सर ने उसमें क्या किया, बड़े ही बेहतरीन तरीके से रोल अदा किया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का। तो उसको भी एक बार उस मूवी को भी देखिएगा, यानी जोधा अकबर नाम से है या जो भी नाम से है उस मूवी को देखिएगा तो मुगलिया सल्तनत क्लियर हो जाएगी। और अगर और मैं जिक्र करूं तो यार टीवी पे एक सीरियल भी आता है, जोधा अकबर नाम का एक सीरियल आता है। उस सीरियल को भी अगर आप देखते हो तो मुगल वंश से रिलेटेड जो भी सारी दुविधा या परेशानी है वो सारी की सारी मुगलिया सल्तनत क्लियर हो जाती है। मेरे अनुसार यार उसमें काफी सारी चीजें हमारी मैच करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी हमारा अगर ऐतिहासिक तथ्य को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई अगर मूवी बनती है या कोई भी अगर सीरियल बनाया जाता है तो वो इतिहास का अध्ययन करने के पश्चात में ही बनाया जाता है। तो उस सीरियल को भी देखिएगा जोधा अकबर, वो यार पूरे के पूरे मुगल वंश की कहानी को आपको क्या करेगी, रूबरू करवाएगी। ठीक है, इसमें हमने अध्ययन क्या करना है, इस मुगल वंश में हमको अध्ययन करना है सर्वप्रथम इंडिया के अंतर्गत में जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, इसमें हमारे बाबर आते हैं, जो कि बाबर अपनी सत्ता को स्थापित करता है मुगल वंश में इंडिया के अंतर्गत में उत्तर भारत में। तो सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे वो बाबर का अध्ययन करेंगे। बाबर के पश्चात में आता है हुमायूं, हुमायूं के पश्चात में या शेर शाह आते हैं, शेर शाह के पश्चात में अकबर का जिक्र करेंगे, अकबर के पश्चात में हम लोग जहांगीर का जिक्र करेंगे, जहांगीर का, एंड जहांगीर के पश्चात में हम लोग बात करेंगे शाहजहां का, शाहजहां का, एंड इसी के पश्चात में हम लोग बात करेंगे औरंगजेब की बात करेंगे, औरंगजेब की बात करेंगे। ये पूरे के पूरे मुगलिया सल्तनत के बड़े बड़े शासक थे। कौन थे? ये बड़े बड़े शासक थे। और इनमें सबसे अच्छा जो मुझे शासक लगा वो अकबर ही लगा, क्योंकि इसने अपने पूरे के पूरे साम्राज्य के अंतर्गत में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म को लेकर के समन्वय बना करके अपने पूरे के पूरे साम्राज्य पे क्या किया, शासन किया। जब से एक प्रकार से बोले उनमें भी यार एक हमारी बेगम थी, हिंदू बेगम थी, जिनको जोधा के नाम से जानते हैं, तो उन्हीं की शादी के पश्चात में ये बंदा बदलता है, वरना इसके पहले इसके साथ में काफी सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे कि ये किसी भी प्रकार का हिंदू धर्म का पक्षधर नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हिंदू रानी से विवाह करता है तो ये हिंदू और मुस्लिम
दोनों धर्म को लेकर के अपने साम्राज्य में समन्वय बना करके चलता है। ठीक है, तो फिलहाल में सारी चीजें हम लोग देखेंगे और इतिहास में जो भी सारी चीजें हुई हैं उनका हम बड़े बेहतरीन अंदाज में अपनी इस क्लास के माध्यम से जिक्र भी करेंगे और भारत के अंतर्गत में क्या क्या चीजें हो चुकी हैं मैं आपको रूबरू करवाऊंगा बड़े ही बेहतरीन अंदाज में। रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारी चीजें हम लोग कहानी के माफिक समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे बड़े बड़े शासक होते हैं एंड इसी के पश्चात में इस मुगल वंश में ही हमारे और शासक आते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे शासक होते हैं तो उनको हम लोग एक अलग कैटेगरी का नाम देते हैं जिसको हम लोग उत्तर मुगल काल के नाम से जानते हैं। उत्तर मुगल काल के नाम से जानते हैं। ये भी हमारे मुगल वंश के शासक ही होते हैं, लेकिन ये उतने हमारे एक प्रकार से बोले इंपॉर्टेंट नहीं होते, ये छोटे छोटे होते हैं। तो इतिहास में इतिहासकारों ने इनका जिक्र ज्यादा ना करते हुए केवल और केवल इनके वंशजों के तौर पे इनका जिक्र किया है कि हाँ ये मुगल वंश के वंशज थे, जो कि एक प्रकार से इंडिया के अंतर्गत में इन्होंने भी अपनी सत्ता को स्थापित किया है औरंगजेब के पश्चात में। ठीक है, तो इतनी सारी चीजों का हम जिक्र करेंगे और फिलहाल में हमको जो सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन करना है वो महत्वपूर्ण अध्ययन हम इस मुगल वंश के संदर्भ में ही करेंगे, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में इतिहासकारों ने सबसे ज्यादा जो फोकस किया है वो पूरे के पूरे मुगल वंश पे ही किया है। इन्हीं का जिक्र पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास में ज्यादा दिया गया है। ठीक है, बाकी इतनी सारी चीजों का अध्ययन हमने करना है। शुरुआत करेंगे इस्लामिक आक्रमण से, उसके पश्चात में आता है राजपूत वंश, राजपूत वंश के पश्चात में आता है सल्तनत काल, जो कि दिल्ली सल्तनत पे इन्होंने भी शासन किया। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में जब सल्तनत काल समाप्त होता है तो मुगलिया सल्तनत आती है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है ये पूरा का पूरा मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, और जैसे ही ये हमारी मुगलिया सल्तनत समाप्त होती है इसके पश्चात में होता है अंग्रेजों का अटैक। कहां पे? फिर उसको हम कहां पे ले जाएंगे? वो दक्षिण भारत, उसको हम आधुनिक भारत अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री में उसका अध्ययन करेंगे, जिस समय से अंग्रेजों की हुकूमत इंडिया पे क्या होती है? स्थापित होती है। ठीक है, तो फिलहाल में ये थी आज की पूरी एक प्रकार से ब्यौरा था हमारा, या एक प्रकार से बोले इंट्रो टाइप में था कि हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत में क्या क्या अध्ययन करेंगे। एक प्रकार से हमारा माइंडसेट तैयार होना चाहिए। ठीक है, इतनी ही चीजें हमने अध्ययन करनी है, बाकी आनंद लेते रहिएगा मेरे साथ में इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास का। अगर किसी भी प्रकार की कोई दुविधा परेशानी उत्पन्न होती है तो अभी मौर्य हमेशा लिए आपके लिए क्या होंगे? तत्पर रहेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे इसी मेडिवल हिस्ट्री की श्रृंखला में अपनी शुरुआत के साथ में, यानी अपने एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए जहां भी हैं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने लक्ष्य की तरफ दिन प्रतिदिन अग्रसर रहें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।